अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू न्यूनेटल जॉन्डिस या जॉन्डिस न्यूनोटोरम। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि हमारे पास अच्छा जॉन्डिस इज बेसिकली येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। और अगर ये विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ हमें नज़र आए तो उसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जॉन्डिस होता किसकी वजह से है? बिलिरुबिन लेवल अगर ज़्यादा हो जाए ना तो उसकी वजह से हमारे पास जॉन्डिस होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो बिलिरुबिन है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है जिसको हम लोग जो है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, ठीक है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये बिलिरुबिन का लेवल ना क्या होता है कि अगर वो हमारे पास 5 mg/dL से ज़्यादा हो जाए ना तो उसको हम लोग क्लिनिकल हमारे पास जॉन्डिस अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल तो हमारे पास 1 mg/dL तक होता है ना। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये 2.5 तक ऑलमोस्ट हो जाए तो बिलिरुबिन का लेवल मतलब ज़्यादा हो गया, और 5 तक पहुंचेगा तो मतलब कि आपकी क्लिनिकल अपीयरेंस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ना बिलिरुबिन बनता कैसे? देखो, हीमोग्लोबिन है, हीम जब ये टूटता है तो हीम पार्ट बनता है, ग्लोबिन पार्ट बनता है। अब जो आयरन है, ये हीम पार्ट है, वो हमारे पास बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलिवर्डिन जो होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे पास लिवर में जाता है। लिवर में हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है इन दी कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए हमारे पास जो है ड्यूडेनम में जाता है, और ड्यूडेनम में जाने के बाद फिर उसमें डाइजेशन वगैरह में हेल्प करवाता है, और एब्जॉर्प्शन ये सारी चीज़ों में हेल्प करवाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है और कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो जॉन्डिस होता है जो हमारे पास, देखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हमारे पास बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। बिनाइन होता है, ठीक है, मतलब कोई कोई इतने कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, बिनाइन होता है और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो विद इन 1 वीक विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ है, सेल्फ लिमिटिंग है, बिनाइन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हुआ है, और हमारे पास विद इन 1 वीक ये हमारे पास ठीक हो गया है। ठीक है, सही है। और एक हमारे पास होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड दोनों बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ज़्यादा होता है, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। किस तरह प्रोडक्शन होती है, मतलब देखो, यहाँ हमारे पास ब्लड की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो रही है, जिसमें हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, या हमारे पास जो है वो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया वगैरह आ जाता है। ठीक है, या हमारे पास जो है वो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास यूजीटी जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज, उसका लेवल कम हो जाता है, जो हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट करता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, अब क्राइटेरिया की अगर हम बात करें ना, तो कंजुगेटेड जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, लाइक विद ये हमारे पास कब हमें नज़र आता है, आफ्टर 24 आवर हमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नज़र आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसकी राइस कब तक आती है, इसकी राइस जो है ना हमारे पास लेस देन 13 mg/dL होता है, मतलब बिलिरुबिन का लेवल 13 से ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, कम ही होता है उससे, और इसका रिजॉल्व होता है अगर टर्म बेबी होगा तो विद इन 1 वीक। ठीक है, और अगर प्री टर्म होगा तो हमारे पास विद इन 2 वीक्स ये रिजॉल्व कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं ना। देखो, हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, RH और EBO इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्लिकनर नेडॉर सिंड्रोम हो सकता है, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हमारे पास UGT बिल्कुल एब्सेंट होता है, वो दैट्स दी डोबिन जॉनसन। ठीक है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस B, C, A वगैरह हो सकता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। अब इसके
इसके अगर आप क्राइटेरिया की बात करो तो इसका ऑनसेट जो होता है विद इन 24 आवर आपको नज़र आ जाता है। जो फिजियोलॉजिकल था वो तो 24 आवर के बाद हमें नज़र आ रहा था ना, ये विद इन नज़र आ जाता है। राइज जो होता है ये 13 mg/dL से ज़्यादा वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। और ये हमारे पास विद इन लाइक अगर प्री टर्म बेबी होगा तो 1 वीक से ज़्यादा इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, और अगर प्री टर्म होगा तो हमारे पास 2 वीक से ज़्यादा इस पर टाइम लगेगा ठीक होने में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास एक जॉन्डिस होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो फीमेल का ब्रेस्ट मिल्क होता है ना उसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, उसमें होती है ग्लूकोरोनाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब जब ग्लूकोरोनाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में हमारे पास बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन ही नहीं होती, ठीक है। अब इसका ऑनसेट क्या आता है, बच्चा एकदम नहीं आता कि वो बच्चा एकदम आया और अब उसको पीला हो गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करता है, विद इन 2 वीक्स उसका ऑनसेट आ जाता है। पीक वैल्यूज़ जो है हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 30 mg/dL तक होती है और रिजॉल्व विद इन 2 to 3 मंथ कर जाता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस जो होता है वो हमारे पास ग्लूकोरोनाइडेज की वजह से होता है, डेफिशिएंसी है ना, ठीक है। सॉरी अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया इस कॉन्सेप्ट विद इन 2 वीक्स आता है और 2 से 3 मंथ में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसा नहीं होता कि अगर आप इसकी ट्रीटमेंट होती है फोटोथेरेपी, और लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आप फोटोथेरेपी दे दोगे कि पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद दोबारा ऑनसेट आ सकता है, लेकिन जो ऑनसेट दोबारा आएगा ना दैट्स कैन बी लेस देन द प्रीवियस ऑनसेट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग RH इनकम्पैटिबिलिटी पे, ठीक है। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं, देखो हमारा जो देखो इसमें हमारे पास क्या होता है ना कि फर्स्ट बेबी जब बेसिकली जो मदर होती है ना दैट्स RH नेगेटिव, ठीक है। अब मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, और बेबी जो फर्स्ट बेबी है दैट्स RH पॉजिटिव, ठीक है। तब तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब हमारे पास डिलीवरी हो रही थी तो मदर और बेबी का ब्लड कॉन्टैक्ट में आया है, ठीक है। क्या हुआ है कि हमारे पास जो बेबी का ब्लड है वो हमारे पास मदर में चला गया, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब जो बेबी का ब्लड मदर में गया है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव एंटीजन था, ठीक है। अब वो पॉजिटिव एंटीजन जो है वो मदर में गया है, तो उस पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट मदर ने एंटीबॉडीज़ बना दी हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब फर्स्ट बेबी में तो कुछ मसला नहीं होगा, हेमोलिसिस वगैरह नहीं होगी, लेकिन जब सेकंड बेबी होगा, मदर तो RH नेगेटिव ही थी, बेबी पॉजिटिव था, ठीक है। अब उस पॉजिटिव के अगेंस्ट मदर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। क्या होगा कि वो हमारे पास पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बेबी में जाएंगी, ठीक है, पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ थी, और वो बच्चे में क्या करेंगी कि इस पॉजिटिव एंटीजन के साथ जाके मिल जाएंगी, ठीक है। अब वो पॉजिटिव एंटीजन के साथ जब वो मिलेंगी तो अल्टीमेटली बेबी में हेमोलिसिस होगी, ठीक है। एंड दैट्स हाउ द RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट्स, ठीक है। अब इसकी हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे में, दैट्स RH एंटी RH एंटीबॉडी, जिसको हम RHO या रो डी भी कहते हैं, ठीक है, रो डी या एंटी RH एंटीबॉडी। और ये हम लोग IM इंजेक्शन लगाते हैं आफ्टर बर्थ, या हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही मदर में लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ABA इनकम्पैटिबिलिटी पे, ठीक है। अब ABO इनकम्पैटिबिलिटी में बेसिकली होता क्या है ना, देखो अगर आप लोग को जो ब्लड ग्रुपिंग वाली ट्रांसफ्यूजन वाला किस्सा पता हो ना, तो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। देखो ये हमारे पास O है, ये A ब्लड ग्रुप है, ये हमारे पास B ब्लड ग्रुप है, और ये AB है, ठीक है। अब जो भी ब्लड ग्रुप होगा ना उसमें हमारे पास जैसे अब मैं बोलूँ ना, हमारे पास O को हम बाद में डिस्कस करते हैं। A में हमारे पास A का एंटीजन होता है, ठीक है। एंटीजन किस चीज़ का होता है, A का होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी किस चीज़ की होती है, एंटी B होता है, ठीक है। B में हमारे पास एंटीजन B होगा और एंटी A होगा, ठीक है, सही है। और जो A B है उसमें हमारे पास एंटीजन जो है वो अच्छा,
अब जो ए बी है उसमें हमारे पास एंटीजन जो है वो ए बी होता है और एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी बात करें ओ में हमारे पास एंटीजन नहीं होता। मतलब मैं अगर आपकी बात करूं ओ है ना, तो इसमें हमारे पास नॉर्मली एंटीजन होने चाहिए। मतलब नॉर्मली हमारे पास ब्लड में इसमें जैसे ए में ए का एंटीजन था, लेकिन ओ में एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या ना, एक मिनट, देखो अब होगा क्या ना कि हमारे पास, देखो हमारे पास जो ओ होता है ना, ओ नेगेटिव, बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव की बात छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ओ नेगेटिव हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव, ए बी जो होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्यों एक्सेप्टर होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास एंटीजन्स तो होती हैं लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ठीक है। जब एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जौन सा भी ब्लड पेशेंट को दे दो तो उसमें एंटीजन्स तो है, ठीक है, लेकिन उस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ए बी है, ठीक है, अब किसी ने मुझे दे दिया ब्लड ए पॉजिटिव, मुझे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी में एंटी ए है ही नहीं, ठीक है। किसी ने मुझे दे दिया ए बी, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी में एंटी ए बी है ही नहीं, ठीक है। किसी ने मुझे दे दिया ओ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर हूँ। लेकिन जो ओ होते हैं वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ठीक है। डोनर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीजन्स नहीं होते। एंटीजन्स नहीं होंगे, अब आपने एक ओ नेगेटिव का बंदा है, उसको आपने दे दिया ब्लड, उसका ब्लड आपने दे दिया ए नेगेटिव बंदे को, ठीक है। ए नेगेटिव बंदे को आपने दिया, ठीक है, तो ए नेगेटिव वाला बंदा जो था उसकी बॉडी में एंटी ए था, ठीक है, या उसकी बॉडी में एंटी बी था, सॉरी। अब आपने ओ दिया, कोई मसला नहीं है क्योंकि ओ वाले में तो एंटीजन्स थे ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं। नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि जब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ओ है और ए बी है ना, ठीक है, अगर हमारे पास ये ओ ब्लड ग्रुप, हम लोग अगर ये ओ ब्लड ग्रुप हम फीटस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली तो अब ऐसा होना चाहिए था ना, इसको आप भूल जाओ। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि अगर ओ ब्लड ग्रुप हमारे मदर का बच्चे में जाता तो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ओ में तो एंटीजन थे ही नहीं, जब एंटीजन्स थे ही नहीं। अब ए में हमारे पास ओ में एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है, मतलब वो एंटी ए एंटीबॉडी भी थी, एंटी बी एंटीबॉडी भी थी, एंटी ए बी एंटीबॉडी भी थी, लेकिन एंटीजन्स नहीं थे, तो बॉडी ने रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए में एंटीजन्स थे लेकिन जो फीटल एंटीबॉडीज़ थी वो, अब हमारे पास अगर हम फीटस की सिर्फ बात करें तो फीटल एंटीबॉडीज़ वीक होती हैं, ठीक है। अब वो वीक होती हैं तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। जब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तो जो किस्सा होना चाहिए था वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास ओ की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाके एंटी ए एंटी बी एंटी ए बी जो है ना, वो हमारे पास मदर के ब्लड को, जो है बच्चे के ब्लड को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए था। ओ ब्लड ग्रुप तो हमने बताया था कि यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर है लेकिन जो बच्चा है उसकी एंटीबॉडीज ही वीक है। अब वो एंटीबॉडीज जब वीक होंगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो हमारे पास उसमें हीमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो हीमोलिसिस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे, क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स अगर हम लोग जॉन्डिस की बात करें ना, ठीक है। अच्छा, पेशेंट में क्या होगा? येलो डिस्कलरेशन होगी, स्किन की होगी, स्क्लेरा की होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन की होगी। इसके अलावा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा हेमोलिसिस ज़्यादा थी तो उसमें स्प्लीनोमेगैली और हेपाटोमेगैली भी कॉमन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट में सिर्फ ये नहीं होगा कि उसके जो है वो, क्योंकि हेमोलिसिस हो रही है, ब्लड सेल्स लॉस हो रहे हैं तो प्लेटलेट वगैरह भी लॉस होंगे, तो पेशेंट में एकाइमोसिस, ब्रूजिंग, पेटिकिया वगैरह भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? सीबीसी करते हैं।
CBC में आपको HB का लेवल कम मिलता है, ठीक है, HB का लेवल कम मिलता है, रेटिकुलोसाइट का लेवल ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और अगर पेशेंट में कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से आपका बेसिकली अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको WBC का काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। जब आप RBC का वो देखोगे पेरिफेरल स्मीयर, अगर पेशेंट को हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस है तो आपको स्पेरिकल RBCs मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड ग्रुपिंग कर लोगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट में ABO इनकम्पैटिबिलिटी या RH इनकम्पैटिबिलिटी का मसला तो नहीं था, ठीक है। फिर आप कूम टेस्ट कर लोगे जो आपकी एंटीबॉडीज़ का हमें बताएगा, ठीक है, इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में, ठीक है। टॉर्च कर लोगे कि इन्फेक्शन का पता लग जाए, ठीक है। इसके अलावा आप लिवर के लिए हाइड्रा स्कैन कर लोगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर लोगे और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के लिए। बेसिकली अगर आपको कॉजेज़ पता हो ना तो उसकी बेसिस पे आप लोग इन्वेस्टिगेशन ईजिली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग मैनेजमेंट पे ना। अब मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं फॉर द जॉन्डिस, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट को करना है फोटोथेरेपी, ठीक है। सबसे पहले आपकी थेरेपी होती है फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी में बेसिकली हम लोग एक बच्चे को एक्सपोज कर देते हैं ब्लू लाइट से, स्पेसिफिक ब्लू लाइट होती है स्पेशल, ठीक है, उससे हम लोग उसको एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या करती है, बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देती है इनटू पार्ट्स, ठीक है। अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था तो कंजुगेटेड में कन्वर्ट होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंडिकेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले अगर बेबी हमारे पास 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स का है, ठीक है, विद बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, या उससे ज़्यादा, तब आप करोगे, ठीक है। अब अगर इसके अलावा अगर हमारे पास बेबी 48 टू 72 आवर का है और उसका बिलिरुबिन का लेवल 18 से ज़्यादा है, तब भी आप फोटोथेरेपी दे सकते हो। अब पेशेंट अगर 72 आवर से ज़्यादा का है और उसका बिलिरुबिन 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तो तब भी आप दे सकते हो 15, 18 एंड 20, ठीक है। और अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है तब भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो कंजुगेटेड का लेवल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना, कंजुगेटेड में इजीली एक्सट्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन में बेसिकली हमारे पास अगर पेशेंट को ऐसा जॉन्डिस है जिसमें बेसिकली हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर हम लोग पेशेंट को फोटोथेरेपी देंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, विच वी डोंट वांट इट। मतलब बॉडी की भी तो एक लिमिट होती है ना एक्सट्रीट करने की, तो वो एक्सट्रीट ही नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट में जॉन्डिस मज़ीद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट की फीसेस जो होंगी वो लूज टू लूज हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में एरिथ्रोमेटिस मैकुलर रैशेज होंगी, ठीक है, क्यों होंगी, क्योंकि हमारे पास पोरफायरिन जो है उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ओवर हीटिंग की वजह से बच्चा जो होता है वो डिहाइड्रेट भी हो सकता है और इवन ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। बस सिंपल सी बात याद रखो, डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल का ज़्यादा होगा, ठीक है, कंजुगेटेड वन, तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा ओवर हीटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, रेड हो सकता है पेशेंट बच्चा, और लूज शूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है ना सेकेंड चीज़ करते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, मतलब हम उसको ब्लड लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ब्लड हम लोग कितने लगाते हैं, 160 ml पर kg, ठीक है, हर kg के लिए हम 160 ml लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इंडिकेशन क्या होती है, अगर हमारे पास बर्थ के वक्त हमारे पास, बर्थ में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वीक में क्या करते हैं ना, बर्थ में अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से कम है, ठीक है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर, और बिलिरुबिन हमारे पास 5 से ज़्यादा है, ठीक है। HB हमारे पास कितना है, 12 से कम है, और हमारे पास बिलिरुबिन 5 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो प्री मेच्योर होते हैं उसमें अगर 10 से ज़्यादा है बिलिरुबिन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कून टेस्ट पॉजिटिव है और रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो भी हमारे पास ज़्यादा है, मतलब 10% से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास फर्स्ट वीक में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वीक में हमारे पास एक नाइस ग्राफ होता है, ठीक है, जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास बिलिरुबिन का थ्रेशोल्ड जो है वो पहुंच चुका है ना जॉन्डिस तक का लेवल का, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री कैसी थी, प्रीवियस कनेक्टर्स वगैरह पेशेंट को हुआ है कि नहीं हुआ, डेथ ड्यू टू जॉन्डिस वगैरह सिबलिंग्स को पहले हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं ट्रांसफ्यूजन की, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट में हाइपरकेलीमिया और हाइपरवोलीमिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी,
अब आते हैं हमारे पास लास्ट थेरेपी विच इज़ दी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। पहले तो हम लोगों ने फोटोथेरेपी, एक्सचेंज थेरेपी, अब हम फार्माकोलॉजिकल आ जाते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल में ना आप बस ये 2 ड्रग्स याद कर लो, दैट्स गोना बी मोर देन एनफ, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक आप याद रख लो मेटालोपोरफायरिन, ठीक है। मेटालोपोरफायरिन क्या करता है कि हमारे पास बिलिरुबिन की प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है, सही है। किस तरह कम करता है? हीम ऑक्सीजनेस का लेवल कम कर देता है, ठीक है। और एक आप आईवी ग्लोबुलिन, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्रिगलन-लिरास सिंड्रोम के लिए आप फिनोबार्बिटॉन वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। आयरन कंपेटिबिलिटी में आप रो डी दे सकते हो, फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपने फार्माकोलॉजिकल में 2 चीज़ें याद रखनी, एक आपका मेटालो पोरफायरिन है और एक आपका आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। फिर आते हैं जनरल ट्रीटमेंट पे, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट में वट एवर द प्रॉब्लम इज़, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करो, ठीक है। इसके अलावा कोलिस्टेसिस कुछ भी मसला है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस को ठीक करो, ठीक है, सही है। कोलिस्टेसिस है उसको ठीक करो, कोलिसिस्टेक्टमी कर लो, वट एवर द प्रॉब्लम इज उसको आपने ठीक करना है जनरल ट्रीटमेंट में, ठीक है। स्पेसिफिक भी होगी और जनरल भी होगी, ठीक है। दैट्स इट, वे डन विद जॉन्डिस। एक नेक्स्ट वीडियो में मे बी हम लोग जो है कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लें, ठीक है। एंड दैट्स गोना बी मोर देन एनफ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।